नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आ गए सारे लोग? तो चलो बात कर लेते हैं पहले आपसे। अच्छा, बोरा, समृद्धि, एंजल, उज्जवल, शिवांगी, अजय, कौशलेन, शिविका, चंचल, कुशल रंजन। डिस्ट्रोलर कौन है भाई? पूजा, ज्योति, विकास, सोनी, सारे लोग आ गए हैं। चलो सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ठीक, देवेश अग्रवाल। देवेश अग्रवाल कर रहे हैं क्लासेस की 8वीं चैप्टर के बाद का पीडीएफ नहीं मिला है। चलो पीडीएफ तो डाउनलोड किया गया था, एक बार देखता हूं उसमें क्या समस्या है। बाकी सबको तो मिल गया था। ठीक, इंदिरा गांधी, गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, इंदिरा गांधी बची हुई थी। चल भाई, इंदिरा जी आ गई, आपका स्वागत है। हृदय से मैं बहुत सम्मान करता हूं। और आज बच्चे लिख रहे हैं राहुल सिंह जी। हाँ नमस्कार, नमस्कार भाई, नमस्कार। चल चल राहुल भाई। ठीक, तो आज महिला दिवस भी है, तो सभी पुरुषों को महिला दिवस की बधाइयां। ठीक, बाकी महिलाओं का तो हर दिवस ही होता है, समझ गए ना? पूरा 365 दिन उन्हीं का है, उनके लिए स्पेशल किसी दिवस की जरूरत नहीं है। सारे संसार का केंद्र वही है। तो भाई लोग आ गए सारे लोग, तो बात शुरू करते हैं। 2-3 चैप्टर पढ़ते हैं। आज बहुत छोटा छोटा बात है, बहुत छोटी छोटी बात है। आज तो हम थोड़ी देर में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अब आज और कल हम 2-2 चैप्टर वाला नियम तोड़ेंगे। आज 3 चैप्टर पढ़ लेंगे, कल 4-5 चैप्टर पढ़ लेंगे। सब छोटे छोटे हैं, 7वीं खत्म करते हैं, परसों से 8वीं पर चलेंगे। तो शारा बानो कुछ पूछ रही है। ठीक, बंधु आई एम फ्रॉम बिहार। चल भाई, मेनाज से गुड आफ्टरनून। तो आओ एनसीईआरटी की श्रृंखला में अध्याय 7वीं के चैप्टर 13 की बात करते हैं। और कल हम इस एनसीईआरटी को खत्म करेंगे, परसों से 8वीं शुरू करेंगे। थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हों तो आ जाओ दोस्तों। चैप्टर 13 सिंपल सी बात है, बहुत मजे में समझने जाना कुछ है ही नहीं है। ठीक, चैप्टर 13 कहता है मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम, ठीक, गति और समय, मोशन एंड टाइम। अब एक छोटी सी परिभाषा लिखी गई है कि स्पीड, चाल किसे कहते हैं। ठीक, कहा जाता है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय, यूनिट टाइम में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जैसे मान लो कोई कार है, 100 किलोमीटर चलती है 1 आवर में, 1 घंटे में। ठीक, यानी 1 घंटे में उसने कितना दूरी तय किया? 100 किलोमीटर। ठीक, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो 100 किलोमीटर क्या है? उसके द्वारा तय की गई दूरी है। यूनिट टाइम क्या है? उसके द्वारा लिया गया समय है। निकल गया 100 किलोमीटर। इसी को एक फार्मूले के रूप में दिखाया गया है कि तय की गई दूरी, लिया गया कुल समय। तय की गई दूरी 100 किलोमीटर है, लिया गया कुल समय कितना है? 1 घंटे है। तो अर्थात जब तय की गई टोटल दूरी में लिए गए समय का भाग दे देते हैं, तो अब जैसे मान लो यही कार है, 100 किलोमीटर चलती, सपोज दैट 100 किलोमीटर चल रही है और टाइम लेती 2 घंटे का, तो भाग दे देते तो इसकी स्पीड क्या निकलती? 50 किलोमीटर पर आवर। समझ गए दूरी भाई? यहां यूनिट टाइम की हम बात कर रहे हैं, एकांक समय की बात कर रहे हैं, कुल समय की बात नहीं कर रहे हैं। कुल दूरी की बात कर रहे हैं, लेकिन कुल समय की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं। जब हम यूनिट टाइम की बात करते हैं तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का भाग दे देते हैं, जो निकलता है वह उसकी स्पीड होती है। बात नंबर 1 क्लियर हो गया? कुछ बोलते भी रहो भाई लोग। ठीक, क्लियर हो गया? एंजल, एग्जामरस, आरती, आशुतोष, देवनायक, बताओ भाई लोग, क्लियर हुआ? अब इसकी अगली बात, तो ये रही स्पीड की परिभाषा। ठीक, कोई समस्या है क्या?
अच्छा, कबीर आ गया, रिसर्च सेंटर मोटिवेशनल। गुड आफ्टरनून। गुस्से में क्यों है कबीर? ठीक, कबीर गुस्से में दिख रहा है, क्या बात है भाई? ठीक, हाँ, 7 लाख फॉर्म अप्लाई है यूपीपीसीएस में, चल निकल जाएगा, मैं जुगाड़ बता दूंगा। कबीर गुस्सा बचा करके रखो, कबीर बहुत गुस्से में है, गुस्से को बचा करके रखो, इससे हौसला बुलंद होता है। समझ में आ गई बात? अपने अपने गुस्सों को पीना सीखो और सब समय आए तब निकालो। गुस्से को पीने से हौसला बुलंद होता है। गांधी बाबा को ट्रेन से उठा करके फेंक दिया गया था, किसी से कुछ नहीं कहे, 30 साल गुस्सा बचाए रखे, 30 साल अपने गुस्से को बचाए रखे। समझ में आ गई बात? और एक दिन अंग्रेजों को भारत नहीं पूरी दुनिया से निकाल के फेंक दिया। भारत आजाद हुआ तो साथ साथ पूरा साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका भी आजाद हो गया। समझ गए? तो कबीर गुस्सा मत। अर्चना तू भी मत गुस्सा हो। अच्छा अर्चना तू भी मत गुस्सा हो, तो दूसरी गादी बन जाएगी। ठीक, तो गुस्सा मत हो आप लोग, गुस्से को पीना सीखिए, हौसला बुलंद होता है। जब भी कोई भी चीज आपको गुस्सा दिलाए तो आप उसको पी जाइए, देखना एक दिन वो हर चीज आपके सामने छोटी हो जाएगी जिससे आप आक्रोशित होते हैं। और आज तो महिला दिवस है, आज क्या गुस्सा कर रहे हो? ठीक ठीक, चल भाई लोग, जो बाइडेन आ जा। तो आपने पढ़ा स्पीड, आ जाओ स्पीड। तो स्पीड की बात क्लियर हो गई। यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में जब टोटल डिस्टेंस में कुल समय का भाग देते हैं तब यूनिट टाइम में बात निकलती है। अगली बात, समय की माप, मेजरमेंट ऑफ टाइम। उतना ही बता रहे हैं जितना 7वीं एनसीईआरटी में, हम कल खत्म करेंगे, आज पढ़ेंगे 2-3 चैप्टर एक ही घंटे में। मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम का उपकरण हमारे पास क्या है आज? घड़ी। तो इसमें बात यह की गई है कि घड़ियां किस सिद्धांत पर काम करती हैं? तो घड़ियां पीरियोडिक मोशन के सिद्धांत पर काम करती हैं, आवर्ती गति के सिद्धांत पर काम करती हैं। यानी घड़ियों में किस गति का उपयोग होता है? आवर्ती गति का। तो कहते हैं आवर्ती गति किसे कहते हैं? तो देखो, आवर्ती गति का एक उदाहरण होता है सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक कोई भी वस्तु, किसी धागे से कोई गोला हो, कोई भी वस्तु हो, इसे ही किसी धागे से ऐसे बांध को, धागा होता तो मैं बांध के दिखाता, धागे से ऐसे बांध के लटका दो, ऐसे इस वस्तु को मान लो ये धागा है, बांध के लटका दो, स्वतंत्र रूप से ये लटकी रहे, किसी भी प्रकार का कोई दबाव न रहे, ऐसे लटकी रहे, स्वतंत्र रूप से लटकी है। समझ में आ गया? यही क्या बन गया? सिंपल पेंडुलम बन गया। अब ये धागा होता तो बढ़िया से लटकी होती, तो यही बन गया सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम को ऐसे यहां ले जाकर के छोड़ दो तो ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, धीरे धीरे गति कम होती रहेगी, स्थिर हो जाएगा। तो कोई भी वस्तु जब स्वतंत्र रूप से, देखो यहां काला वाला, किसी भी लटकी होती है, गोला धागे से बांध गए, इसे ही कहते हैं सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। अब जो ये सरल लोलक गति करता है इसे कहते हैं आवर्ती गति। ठीक, पीरियोडिक मोशन। देखो अब किया क्या जाता है, ये है सरल लोलक लटका हुआ है, ठीक, समझ गए? इसको ले गए यहां और यहां ले जाके छोड़ दिए, यहां ले जाके छोड़ दिए, तो ये आया कहां? यहां आया, फिर कहां आया? यहां आया। अब समझना, यानी ये एक बार से यहां ले जाकर के हमने इसे छोड़ा, ठीक, तो एक बार यहां आता है, फिर यहां आता है, फिर यहां आता है, ठीक, यानी जिस स्थान से चला था वहीं पर पुनः आ गया। और यहां जाने में, पुनः यहां आने में जितना ही टाइम लेता है उसे ही हम आवर्त काल बोलते हैं। तो यहां से निकाल लो, ठीक, 3 चीजें हो गई। ये हो गया स्वतंत्र रूप से लटकी हुई कोई भी वस्तु, क्या हो गई? ठीक, सरल लोलक हो गई, सिंपल पेंडुलम हो गया। ठीक, जब भी कोई गति इस प्रकार की होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति कह देते हैं, दोलन गति कह लेते हैं। और यहां से यहां आने में, पुनः यहां से यहां आने में, ठीक, जो एक टाइम लगता है उसे ही हम आवर्त काल बोल देते हैं, आवर्त काल बोल देते हैं। और पूरी की पूरी घड़ी इसी सिद्धांत पर काम करती है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? इसे हम क्या बोल देते हैं? आवर्त काल बोल देते हैं। पूरी की पूरी घड़ी इसी सिद्धांत पर
लटकी हुई है। समझ गए ना? तो आ जाओ भाई लोग। अब वही बात को हम बता रहे हैं कि जब एक लोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से पुनः ए पर वापस आ जाता है तो एक दोलन, एक ऑसिलेशन पूरा होता है। इसी बात को हम यहां समझा रहे थे कि ये है, इसे उठा करके यहां लाया, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, चरम स्थिति है। यहां से जाएगा तो जितना इधर गया था उतना इधर गया था, ये चरम स्थिति इसकी बी हो गई, इसके बाद नहीं जाएगा। और पुनः यहां आ गया, चरम स्थिति पर वापस आ गया। इसी को क्या कहा गया है? इसी को एक दोलन कहा गया है, एक ऑसिलेशन कहा गया है। समझ में आ गई बात? और इस एक दोलन में यहां से लेकर के यहां आया, सॉरी, यहां आया, यहां से यहां आया, पुनः यहां से यहां आ गया, जो टाइम लगा उसी को टाइम पीरियड कहा जाता है, आवर्त काल कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपके एग्जाम में काम आती हैं। तेज और घड़ी, पूरी की पूरी घड़ी इसी आवर्ती गति पर के सिद्धांत पर काम करती है। पूछा गया है, एक बार पूछा गया है, आप यूपीपीसीएस के एग्जाम पूछा गया है, आवर्त काल किसे कहते हैं? तो एक दोलन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। समझ में आ गई बात? एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में जो टाइम पीरियड लगता है, जो उसे ही क्या कहते हैं हम? आवर्त काल कहते हैं। तो ये रही आवर्त काल की परिभाषा। अगली बात, ठीक, चाल को मापेंगे कि कैसे? मान लो स्पीड की बात हो रही है, हमें स्पीड को मापना है तो मापेंगे कैसे? ठीक ठीक, क्लियर? कैसे हम मापेंगे? तो चाल को मापने का तरीका होता है टाइम, यानी मापना क्या है? टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस अपान स्पीड। कुल तय की गई दूरी कितनी है और किस चाल से दूरी तय की गई है। ठीक, कुल तय की गई दूरी कितनी है और किस चाल से दूरी तय की गई है। ठीक, स्पीड है, उसी से निकल जाता है टाइम। यानी मान लो 100 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, ठीक, और 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय की गई है। भाग दोगे तो यानी इस दूरी को तय करने में कितना लगा? 2 घंटे लगा। तो जब भी टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस में स्पीड का हम भाग दे देते हैं। और इसीलिए जब आप गाड़ियां देखते होगे, यूपीएससी का सवाल पूछा गया है, इसलिए जब आप गाड़ियां देखते होगे तो आपकी गाड़ी में 2 चीजें लगी होती हैं। एक को कहा जाता है स्पीडोमीटर, एक को कहा जाता है ओडोमीटर। ठीक, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। यह जो स्पीडोमीटर होता है, इससे गाड़ी की स्पीड मापी जाती है। याद रखना, आपकी गाड़ी में जब आप कार में बैठोगे, ठीक, तो 2 ऐसे गोल गोल 2 घड़ी टाइप की लगी होती है। एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड बताता है। आप देखते हो तो कांटा, इसे कांटा है तो पहुंच गया है 80 पर, तो एक कांटा 80 पर पहुंचा है। इसका मतलब क्या है कि स्पीडोमीटर बता रहा है कि आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। थोड़ा एक्सीलेटर दबाओगे तो पहुंच जाएगा कितना? 90 पर। इसका मतलब आपकी गाड़ी 90 किलोमीटर पर स्पीड से चल रही है। 100 किलोमीटर पर स्पीड से चल रही है, ये कांटा 90 से पहुंचेगा 100 पर, तो मतलब आपकी गाड़ी किससे चल रही है? 100 किलोमीटर पर स्पीड से चल रही है। तो गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर होता है यह बताता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है। वैसे ही गाड़ियों में जो ओडोमीटर होता है, दूसरा जो सुई लगा होता है, उसे कहते हैं ओडोमीटर। यह ओडोमीटर में आप देखोगे तो एक बॉक्स बना होता है और इस बॉक्स में लिखा गया होता है कि अपने लाइफ टाइम में गाड़ी कितनी किलोमीटर चली। नई नई गाड़ी खरीद के लाते तो कहते हैं अच्छा ये तो 300 किलोमीटर चली गई, हम 2 ही दिन में चला दिए। लेकिन 1 महीने बाद देखते हैं तो 3000 किलोमीटर चल गई है। तो यानी कितना चल गया? कुल कितना चल गया? 3000 किलोमीटर। जब गाड़ी आप खरीदने जाते हैं, किसी के सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हैं, पूछते हैं कितना चला है, तो कम ही बताएगा। तो आप सीधे जाके क्या देखते हैं? ओडोमीटर देखते हैं, बोलते हैं अरे ये तो 3 लाख किलोमीटर चली हुई है। अर्थात स्पीडोमीटर जहां गाड़ी चलते वक्त उसकी स्पीड बताता है, वहीं ओडोमीटर गाड़ी बंद हो जाती है तो भी अब तक गाड़ी ने अपने जीवन काल में कितनी यात्राएं की हैं उसका टोटल का टोटल डिस्टेंस को बता देता है। इन दोनों में इस अंतर को याद रखना। क्लियर हो गया? इन दोनों को याद रखना। ठीक, अच्छा, रजनीश यादव का बाइक का एक्सीलरेटर किस काम करता है? ठीक,
अच्छा आशा क्या बता रही, आई एम राइटिस्ट सो आई एम ट्रम्प साइड। चल तू ट्रम्प के साइड में रहा भाई, उसमें क्या समस्या है। ठीक सारा बानो, तो चल क्लियर हो गया। तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर कभी आप लोग भूलेगे तो नहीं, हाँ तो मत भूलना। अब बस इतना ही है स्पीड में। चैप्टर 14 अब आ गया, क्या चैप्टर 14, एक चैप्टर खत्म, बस थोड़ी सी बात थी, उतनी ही बात जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी थी। ठीक, तो अब आ जाओ चैप्टर 14। ठीक, स्टडी विथ अमिज। ठीक, तो आ जाओ, उतनी बातें हो गई जितनी एग्जाम वाली बातें थी। अब आ जाओ चैप्टर 14। चैप्टर 14 है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत दो प्रभाव दिखाती है, विद्युत दो प्रभाव दिखाती है, बैक में चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट की बात की जाए, आ जाओ आप लोग। ठीक, अच्छा मनोज कुमार कह रहा है हम तो बाइक 80-90 किलोमीटर चला लेते हैं, स्कूटी अभी न्यू है, पापा चलाते हैं 50 किलो। तो पापा हमेशा कम स्पीड से चलाएंगे भाई, तू उड़ाना 100 की स्पीड पर। ठीक, अच्छा ये विनय उपाध्याय लिख रहे हैं, नहीं विनय उपाध्याय का बहुत बढ़िया सवाल है। कई लड़कों का सवाल होता है कि सर मैं ग्रेजुएटेड एक स्टेट यूनिवर्सिटी से एफएल सिंपल कॉलेज से बीए प्रोवाइड हूं, क्या मेरा यूपीएससी सिलेक्शन में कोई दिक्कत है? नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ कहता है हमें क्वालिफाई कर लीजिए, हमारा प्री मेन इंटरव्यू आप पास कर लीजिए, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज से, चाहे वो झोपड़ी में चलता हो, झुग्गी में चलता हो, या संगमरमर की बिल्डिंग में चलता हो, या ऑक्सफोर्ड से आप पढ़ के आए हैं, हमारा एग्जाम पास कर लीजिए, आईएएस हम आपको बना देंगे। समझ गए बात ना? तो ये सवाल किस भाई का था? ठीक, ये सवाल था हमारे विनय उपाध्याय का। ऐसा सवाल गांवों में लोग भड़काते रहते हैं, तुम तो छोटका कॉलेज से हो, सिंपल बीए हो, तुम आईएएस नहीं बन सकते हो ना। जिस दिन से आपने ठान लिया मुझे आईएएस बनना, उसी दिन से बन जाओगे। बस पढ़ दो, प्री मेन इंटरव्यू पास कर दो, और काम वाली चीजें पढ़ लो, फालतूगिरी वाली चीजें नहीं। समझ में आ गई बात ना? समझ गए? चलो ठीक है। तो विनय कुमार जी अब आओ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाते, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का क्या पढ़ाते हैं? इफेक्ट पढ़ाते हैं। किसी भी तार में जब विद्युत बहती है, समझना, मान लो एक तार है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, तो जो किसी भी तार में किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है, वह इलेक्ट्रिसिटी दो इफेक्ट करती है। ठीक, थोड़ा सा मोटा कर देता हूं। दो इफेक्ट करती है। पहला, यह थर्मल इफेक्ट दिखाती है, थर्मल इफेक्ट। पहला क्या दिखाती है? थर्मल इफेक्ट दिखाती है, तापीय प्रभाव दिखाती है। और दूसरा दिखाती है मैग्नेटिक इफेक्ट। यह चुंबकीय प्रभाव दिखाती है, यानी दिखाती है तापीय प्रभाव, फिर दिखाती है चुंबकीय प्रभाव। अब कहोगे ये तापीय प्रभाव क्या होता है? तापीय प्रभाव और कुछ नहीं होता है कि यह तार है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी इस पर बहना शुरू की, और जो इलेक्ट्रिसिटी इस पर बहना शुरू कर देगी, यह जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहना शुरू कर दी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहना शुरू कर दी, जो शुरू कर देगी त्यों यह तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक, और इसे ही इसका ठीक थर्मल इफेक्ट कहते हैं। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे क्या हैं? फायदे हैं कि कई वस्तुओं से, फायदे ये हैं कि कई वस्तुओं से, जैसे मान लो पहले के जमाने में जो बल्ब आता था, ये बल्ब है, ठीक, ऐसे होता था, और इस बल्ब में एक फिलामेंट रहता था, इस बल्ब में एक फिलामेंट रहता था। ठीक, यह फिलामेंट क्या हो जाता था? गर्म हो जाता था।
यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हुई और फिलामेंट गर्म हो गया। जब ये बहुत अधिक गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता था, तो एक समय इतना बढ़ जाता था कि अपने तापीय प्रभाव के कारण यह उस प्रकाश उत्सर्जित करने लगता था और यह बल्ब क्या हो जाता था, जल जाता था। हम कहते थे ना, स्विच ऑन करो बल्ब जल जाएगा। यानी विद्युत तार में प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, और तार गर्म होने के कारण होता क्या है, ठीक, प्रवाहित होगी, तार गर्म हो जाएगा। तार गर्म होने के कारण एक समय आएगा अपने स्टीम पर गर्म होगा और अपने भीतर से प्रकाश उत्सर्जित करने लगेगा। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण ही हम प्रारंभिक समय में विद्युत बल्ब का निर्माण कर पाए। ठीक, अब तो जो एलईडी इत्यादि लगाते हैं उसमें दूसरा प्रभाव होता है। 9वीं की एनसीईआरटी में जब हम पढ़ाएंगे, पदार्थ की 3 अवस्थाएं नहीं, अब पदार्थ की 5वीं अवस्था हो गई है, 5 अवस्था हो गई है। पहले ठोस द्रव गैस था, ठीक, अब एक प्लाज्मा अवस्था हो गई है, और चौथी और 5वीं अवस्था को कहा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इफेक्ट। तो जो चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है, उस प्लाज्मा अवस्था का उपयोग अब किया जाता है एलईडी में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में, ट्यूबलाइट में, तो दूसरे कारण से जलती है। लेकिन ये बल्ब समस्त लाइट की जननी है, प्रकाश की दुनिया में क्रांति इस बल्ब ने लाई थी। तो ये जो गर्म होता है उसके कारण बल्ब जलता है। फिर हम अपने जीवन में कई हीटर का प्रयोग करते हैं। हीटर में जैसे मान लो विशेष तार नाइक्रोम लगा देते हैं, नाइक्रोम के तार लगा देते हैं, तो इस नाइक्रोम के तार ज्यादा गर्म होता है, पिघलता नहीं है। हम प्रेस इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस इस्तेमाल करते हैं, कपड़े इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसके क्या है, सकारात्मक प्रभाव कि विद्युत धारा प्रभावित हो रही है तो वो गर्म हो जा रहा है। लेकिन इसका जो सबसे नकारात्मक प्रभाव दिखता है वो ये दिखता है कि जब ये किसी भी वायर से ये जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे मान लो हम ये तार ले जा रहे हैं यहां तक, ठीक, तार ले जा रहे हैं, यहां हमने इलेक्ट्रिसिटी डाली। अब जब यहां से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करना शुरू किया तो यह इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, यह इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, यह इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है। तो मान लो यहां हमने 100 वाट इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया, ठीक, समझ में आ गई बात। लेकिन इस तार के गर्म हो जाने के कारण, ठीक, ताप के रूप में विद्युत बाहर निकल रही है, और यहां भारत की स्थिति है 68, ठीक, वाट ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाती है। अर्थात भारत में विद्युत के गर्म होने से जो 32 यूनिट, चाहे वाट बोलो चाहे किलोवाट बोलो, जो हो, 32 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे तारों को बनाया जा रहा है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सेक्टर, ठीक, इसी पर रिसर्च कर रहा है कि अगर हम इस तापीय प्रभाव को कम कर दें तो जितनी विद्युत यहां से ले जाएंगे उतनी विद्युत यहां पर पहुंच जाएगी। तो नुकसान क्या होता है कि जितनी विद्युत हम पावर हाउस में जनरेट करते हैं उतना घरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया बात। अर्थात हम कह देंगे कि किसी भी वायर में जब विद्युत प्रभावित की जाती है तो हीट जनरेट होती है, तार गर्म हो जाता है, इसी को विद्युत का तापीय प्रभाव कहते हैं, भूलना मत। इसके सकारात्मक उपयोग हैं, बल्ब हुआ, हीटर हुआ, ठीक, प्रेस हुआ। तो नकारात्मक है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उतनी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाती है, शेष इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्लियर हो गया भाई लोग, ठीक। आईएस पूनम, देवनायक, मनोज कुमार कुशवाहा, ठीक। सर इलेक्ट्रिसिटी क्या सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है? हाँ, एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है, जब भी चलेगी इसी तरह, ठीक। हाँ, सबके लिए हेल्पफुल है। अरण्या पंडित लिख रहे हैं क्या हेल्पफुल है? देख लो, जो मैं पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, जितनी है उतनी ही पढ़ा रहा हूं। जहां अपडेट की जरूरत है अपडेट करूंगा। जैसे कल की एनसीईआरटी का टॉपिक है वाटर, पानी, तो उसमें पानी के विषय में ऐसे खिस्सा कहानी बताया है। तो या तो इस चैप्टर को छोड़ दूं, लेकिन मैंने क्या क्या है कि भारत सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है, वाटर पर जो जो काम कर रहा है उसको उस चैप्टर से अपडेट कर दिया, उसको लिंक कर दिया है। समझ में आ गई बात। तो भारत में हर एग्जाम के चपरासी से लेकर के कलेक्टर वाले एग्जाम का सवाल जीएस का एनसीईआरटी से ही आता है। तो एनसीईआरटी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। पीडीएफ मिलता है। क्लियर हो गया भाई लोग? अच्छा राजपूत, रुको आज मैं चेक करता हूं पीडीएफ का क्या समस्या है। पीडीएफ डलवाया जा चुका है, मैं आज खुद चेक करता हूं भाई लोग, ठीक ना। तो अब आ जाओ बात,
तो ये है इलेक्ट्रिसिटी का तापीय प्रभाव। अब देखते हैं भाई एनसीईआरटी क्या लिखती है। तो एनसीईआरटी इसी बात को लिखती है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इसे ही विद्युत का तापीय प्रभाव कहते हैं। इससे एनसीईआरटी क्या लिख रही है, विद्युत की क्षति होती है। ठीक, समझ में आ गई बात, विद्युत की क्षति होती है। जो विद्युत बल्ब का हमने उदाहरण बताया है, ठीक, विद्युत बल्ब के फिलामेंट इतने ताप तक गर्म हो जाते हैं कि तप्त होकर के प्रकाश उत्सर्जित करने देना शुरू करते हैं, यह इसका इफेक्ट है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अगली बात कहा जा रहा है, ठीक, एक शब्द आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब कहोगे इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ठीक, तो आ जाओ इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बता रहे हैं। देखो होता क्या है कि जो हमारे घर हैं, मान लो ये हमने घर बनाया, ठीक, समझ में आ गई बात। तो घर बना लिया, घर में जो सरकार एक फिक्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, जैसे हम कहते हैं ना कि 440 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक, फिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतने से ही क्या घर में पानी का मोटर चल जाएगा, पानी बल्ब जल जाएगा, आप फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं फ्रिज चलेगा, एसी का इस्तेमाल करते हैं एसी चलेगा, स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं। लेकिन मान लो जहां से ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है यह है पावर हाउस। यह क्या है, पावर हाउस। पावर हाउस से आ रही है, ट्रांसफार्मर को जा रही है, ट्रांसफार्मर यहां से भेज रहा है। मान लो कोई तकनीकी समस्या हो गई, कोई क्या हो गई, तकनीकी समस्या हो गई, और 440 वोल्ट की जगह 1100 वोल्ट आने लगी तो तुरंत क्या हो जाएगा, इस घर में दुर्घटना हो जाएगी। कोई गया कुछ कर रहा है, ठीक, उसका फ्रिज उड़ जाएगा, टीवी उड़ जाएगा, या उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएंगे, उसका डेथ हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूजेज बनाए गए। इलेक्ट्रिक फ्यूजेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि प्रत्येक घर में एक परिपथ बना होता है। परिपथ का मतलब होता है जब आप घर की वायरिंग कराते हैं, तो मान लो ये घर है, आपने घर बनाया, ठीक, इसमें विभिन्न कमरे हो गए, ठीक, ये आपके घर हैं, ये आपके कमरे हैं। समझ में आ गई बात। और इस घर और इस कमरे में यहां आपका मेन स्विच है, मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई है। तो एक इलेक्ट्रिक यहां जाएगा, एक बोर्ड यहां लगा देंगे, ठीक, एक यहां से तार ऐसे ही दीवाले में लेकर के यहां जाएंगे, एक बोर्ड यहां लगा देंगे, 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 ऐसे हम करते हैं, ठीक। और इसी जो तार की यात्रा हो रही है इस घर में, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक, पूरे के पूरे। ये जो आपने बोर्ड लगाया, इस बोर्ड लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगा, सब जुड़े हुए हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कौन सा दब गया, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी हर घर का एक परिपथ होता है, एक विद्युत परिपथ होता है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अब होता क्या है कि यहां ठीक है 440 वोल्ट दे रहे हो, ठीक, 440 वोल्ट दे रहे हो, घर सब काम कर रहा है। लेकिन जिस ट्रांसफार्मर से मान लो ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यहां से आ रही है, पावर हाउस है, ये पावर हाउस ट्रांसफार्मर को दे रहा है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी यहां आ रही है। अगर कुछ तकनीकी समस्या हो गई तो हम मान लो 1100 वाली वोल्ट की आ गई, 1100 वोल्ट आ गई, तब इसमें दुर्घटना हो जाती है। तो इस दुर्घटना को रोकने के लिए क्या किया जाता है, यह जो मेन ये सर्किट है, इसी में जो मेन पाइप है, यहां पर एक ऐसा वायर लगा दिया जाता है जिसका तापीय प्रभाव बहुत कम हो। इस वायर का तापीय प्रभाव बहुत कम हो। मतलब कम का मतलब क्या, कि थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी अगर इसको ज्यादा मिले, यानी 440 की जगह 500 भी हो जाए, तो यह जो वायर है इसका तापीय प्रभाव कम है, यानी थोड़ी ही इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। तो यह तेजी से हीट होगा, यह वायर तेजी से गर्म होगा, और वायर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। वायर क्या हो गया, पिघल जाएगा। और जब ये वायर पिघल जाएगा तो पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, ठीक, कट कर जाएगी, पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी कट कर जाएगी। तो यह जो तार हमने परिपथ में लगा दिया घर के सर्किट में, जो अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर गर्म होकर के प्रभावित हो जाता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज,
विद्युत फ्यूज, इसी को हम कहते हैं विद्युत फ्यूज। यह इसलिए लगाया जाता है ताकि घरों में दुर्घटना न हो। ठीक, क्लियर हो गए ना? थर्मल, राहुल कुमार कह रहे हैं सर थर्मल इफेक्ट तो चालकता पर निर्भर करता है, चालकता पर भी निर्भर करता है, रेजिडेंस प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है। ठीक ना? एक्चुअल में रेजिडेंस पर जाकर के निर्भर करता है। समझ में आ गई बात? ठीक, आशुतोष क्या कह रहा है? ठीक, हाँ, बुर्बक लोग पढ़ाई करो। ये मर्दानी कौन है? मर्दानी पुरुष एक महिला है, लड़का एक लड़की है। मर्दानी, सही बात है। अच्छा, रजनीश यादव, छू के देख तेरा गाना निकल जाएगा। बोला 440 वोल्ट छूने से गाना आता है, तो थोड़ा एक बार उंगली डाल के देख लेना भाई। फिर गाना नहीं तू गाएगा, सुर में एकदम लाइव, नृत्य और संगीत दोनों करेगा। समझ गया रजनीश? ठीक, रजनीश करा 440 वोल्ट छूने से गाना आता, तो एक काम करना, उंगली डालना, तो गाना ही नहीं गाएगा, डांस भी करेगा। समझ में आ गई बात ना? ठीक, क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्यों बनाए जाते हैं? घरों में दुर्घटना को रोकने के लिए। तो आ जाओ, उसी बात को हम कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्यूजेज, ठीक, ऐसे पदार्थ के बने होते हैं कि इन तारों में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म होकर के पिघल जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज के बनाने में किया जाता है। ठीक, भवनों में जो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज लगाए जाते हैं ताकि अधिक विद्युत धारा के प्रवाह से फ्यूज पिघल जाए और परिपथ बंद हो जाए। ठीक, परिपथ बंद हो जाए। तो यह रहा विद्युत धारा। अच्छा, मर्दानी लड़की है सर, बारे मर्दानी, तो लक्ष्मीबाई की याद आ गई। देखना, जमाना बहुत खराब है, लड़के भी लड़कियां बन करके चैट करते रहते हैं। ठीक ना? तो वे लड़के जो लड़कियां बन के चैट करते हैं उनको महिला दिवस की नहीं बधाई, बाकी सबको महिला दिवस की बधाई। ठीक ना? समझ में आ गई बात? ठीक, चल भाई, आज मैं देखता हूं राजू गुर्जर, आज मैं देखता हूं भाई। ठीक ना? तू सही बात कर रहा है। ठीक, आज मैं देखता हूं, मैं नहीं देखता हूं, दूसरे लोग देखते हैं ना, आज मैं खुद देखता हूं भाई। सही बोला। ठीक, सी के जान फिर बच गया। चल, नहीं, ये पूछ रहा है कि फ्यूज गर्मी में क्या ज्यादा जलता है? नहीं, गर्मी में क्या सकता है, होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ नहीं है गर्मी ठंड में ज्यादा जलेगा। ठीक, अच्छा आशुतोष, अच्छा तू नेवला नाग नागिन को देखने आया था? चल आजा, देखते रहो। रेजिडेंस क्या होता है राहुल? देख, रेजिडेंस ये होता है, मैं जानबूझ करके कंडक्ट रेजिडेंस नहीं बता रहा हूं क्योंकि आगे की क्लास में बताना है। रेजिडेंस ये होता है, एक लाइन में सुन लो, प्रतिरोध। देखो ये तार है, समझना भाई लोग बात, इसके बाद हम आएंगे मैग्नेटिक प्रभाव पर। इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, प्रतिरोध। यह इलेक्ट्रिसिटी का बहना मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का बहना। इलेक्ट्रॉन का बहना कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या देती है? ये तार है, इलेक्ट्रॉन दौड़ना भगना शुरू कर दें, विद्युत आ जाएगी। यानी जो इलेक्ट्रॉनों का बहाव है, गतिमान अवस्था है, वही क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो जब यहां से मान लो यह एक इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन बहता है, यह इलेक्ट्रॉन क्या है? बहेगा। तो इसके आगे वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या करता है? विरोध करता है। यानी इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा और यहां वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक, इस विरोध को ही इस तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब मान लो इधर वाला विरोध ज्यादा करे, ज्यादा मजबूत हो, मान लो इधर वाला ज्यादा मजबूत हो, ठीक, इसकी तुलना में, यानी इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। समझना, और जब प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के बहने की स्पीड कम हो जाएगी, यानी विद्युत की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा है, विद्युत बही नहीं पाएगी, तो क्या हो जाएगा? इंसुलेटर हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब मान लो प्रतिरोध एकदम कम है, सोना
गोल्ड। मान लो ये बहुत कमजोर है, मजबूत नहीं है, सोने का तार है, तो सोने में ये रोकने वाला इलेक्ट्रॉन बहुत कमजोर होता है, एकदम दुबला पिछला, कुपोषण का शिकार है, खाना पीना नहीं मिला है। तो सोने में जब ये रोक ही नहीं रहा है, खूब तेजी से इलेक्ट्रॉन बहेंगे, तो इसलिए सोने में इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज प्रवाहित होती है। इसी 8वीं में हम पढ़ेंगे धातुएं और धातु, मेटल और नॉन मेटल, तो उसमें सब बातें बताई गई हैं। समझ में आ गया बात? ठीक, क्लियर हो गई? तो अब आओ विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। अब आओ विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत का चुंबकीय जो प्रभाव है, ठीक, तो एक तो आपने देखा कि विद्युत का इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है, और दूसरा हमने कहा कि विद्युत का चुंबकीय प्रभाव होता है। थोड़ा सा इसे समझाते हैं। ठीक, ये वायर है, ये वायर है, समझ में आ गई बात? ये कोई वायर है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो इसमें यह मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है। बेसिक रूप से यह किसकी तरह व्यवहार करने लगता है? मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। यह इसका फंडामेंटल कैरेक्टर है। आप देखते होगे ना कि बहुत हाई पावर की जो बिजली है, बिजली का तार है, उसके बगल में जा खड़े हो जाओ, जाना मत, ठीक ना? या मान लो कहीं से 11,000 वोल्ट की करंट गुजर रही है, यहां पर करंट गुजर रही है, यहां पर कोई लोहे का राड लाओ, करंट इसको खींच लेगी। कहते हैं ना विद्युत खींचती है। क्यों खींचती है? वो तो मान लो घर में 440 वोल्ट लगा हुआ, बहुत कम है, मैग्नेटिक प्रभाव उसमें है, लेकिन वो मैग्नेटिक प्रभाव हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो मान लो ऐसे यहां विद्युत बह रही, इसे लेके जाओगे तो बेचारा 440 वोल्ट वाला क्या खींचेगा, लेकिन अभी बह रहा हो 11,000 वोल्ट वाला, यहां तार बह रहा हो और यहां खड़े हो जाओ इस बोर्ड पर, यहां खींच के सटा देगा आपको, और सटलत गए। समझ में आ गई बात ना? इसका मतलब वो खींच क्यों रहा है? वो आपको खींच इसलिए रहा है क्योंकि वह मैग्नेटिक इफेक्ट को दर्शा रहा है। समझ में आ गई बात? तो यह तो इसका गुण है। अब जब चूंकि मैग्नेट इसका गुण है, तो करते क्या हैं, इस गुण के आधार पर हम कई चीजें बना लेते हैं। बनाने के लिए करते क्या हैं कि जैसे मान लो हम एक को ऐसे प्लास्टिक का खूंटी गाड़ दिए, तार लिए, और इसमें क्या किए, एक, ठीक, एक क्वाइल रख दिए। ठीक, यह क्या हो गया? क्वाइल हो गया, कुंडली हो गया। खूंटी पर एक तार, लोहे का तार ऐसे बांध दिए, इसी को हम कहते हैं क्वाइल या कुंडली। इसी को हम क्या कहते हैं? क्वाइल या कुंडली। समझ में आ गई बात? इसी को हम क्या कहते हैं? क्वाइल या कुंडली। अब क्वाइल हो गया, कुंडली आ गई। अब इस तार है, इस पर एक इनामेल का लेप लगा देते हैं। इसको मैं मिलाता हूं। मान लो ये लोहे का तार है या कॉपर का तार है, समझ लो तांबे का तार है, ठीक, कॉपर का तार है, और इस पर हमने लगा दिया है क्या? एक इनेमल का लेप लगा दिया है। हम क्या करते हैं? इनेमल का लेप लगा देते हैं, इनेमल का लेप। यह याद रखना, ये तार लिए और इस पर इनेमल का लेप लगा दिए, और इनेमल का लेप लगा दिए, और फिर इसको हम क्या किए, ऐसे खूंटी में गोल गोल लपेट दिए। ठीक, ज्यों गोल गोल इसको हम लपेट देंगे, यह बन जाएगा कुंडली या क्वाइल। ठीक, अब यहां से इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे। यहां से हमने क्या कर दिया, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर रहे हैं। जो हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित इस क्वाइल में करते हैं, यह क्वाइल तुरंत मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। ठीक, यह किसकी तरह व्यवहार करेगा? मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, यह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। समझ में आ गई बात? नागिन आ गई, बोल नागिन, समझ में आया? ठीक ठीक, अब बन भी गया है नागिन की तरह। नागिन भी तो ऐसे कुंडली मार के बैठती है। तो देखो, मान लो ये नागिन बैठी हुई है, ठीक, तो यह किसकी तरह व्यवहार करने लगा? मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगा। ठीक, आजकल इसका बहुत प्रयोग हो रहा है,
और यही है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसका अगर हम देखें कि इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, तो इसका हम घरों में जाते हैं ना, किसी का बेल दबाते हो, ऐसे दबाते हो, घंटी घंटी बज गई। दरअसल वो घंटी जो बज गई है वह इसी इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेट इफेक्ट पर ही काम करती है। तो यूपीएससी में पूछा जाता है किसका मैग्नेटिक प्रभाव का पारंपरिक उपयोग कहाँ होता, तो विद्युत घंटी में। कहाँ होता है? विद्युत घंटी में। दूसरी चीज आप आजकल देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी जो क्रेन होती हैं हैवी बोझ उठा लेती हैं। दरअसल वो हैवी बोझ इसी आधार पर काम करती हैं। तो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी को जो क्रेन बनाई जाती है वो, और सबसे बड़ा इफेक्ट आप लोग कहते हो ना बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन जो बहुत तेजी से भागती है, जो हाई स्पीड ट्रेन है या जो बुलेट ट्रेन है वह इतने स्पीड से जानते हो क्यों भागती है? क्योंकि यह पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करती है। जो पटरियां बिछाई जाती हैं इस पटरियों की तरह नहीं होती हैं, वह पटरियों में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, बहुत तेज मैग्नेट बन जाता है। और जो विद्युत जो बुलेट ट्रेन है वो पटरी पर चलती नहीं, पटरी से 4 इंच ऊपर चलती है। क्या किया जाता है? विद्युत पटरी भी पॉजिटिव, ट्रेन का पहिया भी पॉजिटिव, ठीक चला, वो रिफ्लेक्ट करेगी, उस रिफ्लेक्ट की स्पीड से बढ़ती है। जिस स्टेशन पर उतरना है चुंबक प्रभाव धीरे धीरे कम करेंगे, धीरे धीरे वो चिपक जाएगी। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, कहां इफेक्ट हो रहा है? विद्युत ट्रेन में हो रहा है। समझ में आ गई बात? वह कहां हो रहा है? वह विद्युत ट्रेन में हो रहा है। क्लियर? तो ये है विद्युत चुंबक, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत चुंबक का प्रभाव दर्शाती है, चुंबकीय इफेक्ट दर्शाते हैं। वायर पर इनामेल का लेप लगा करके उसे क्वाइल का रूप देते हैं। इससे क्वाइल एक हाई मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है। इसका उपयोग विद्युत घंटी बजाने में, क्रेन बनाने में, हाई स्पीड ट्रेन में होता है। इतनी ही बात है, समझ गए? बस अब चैप्टर नंबर 15 प्रकाश। चैप्टर नंबर 15 क्या हो गया? बस 10 मिनट में है, 3 चैप्टर आपने खत्म कर लिया। ठीक, स्टडी विथ अमित। लेप इसलिए लगाते हैं कि देखो, अब कहोगे इसने पूछा लेप क्यों लगाते हैं? वाह वाह, कौन पूछा बे? वाह भाई, स्टडी विथ अमित। देख अमित, या चलो थोड़ा सा और बैक आ जाते हैं। यह तार है, समझना, यह तार है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक साथ थर्मल इफेक्ट भी दिखाएगी, तापीय प्रभाव भी दिखाएगी, तापीय प्रभाव दिखाएगी। समझ में आ गई बात? और दूसरे ही साथ मैग्नेट इफेक्ट भी दिखाएगी, चुंबकीय प्रभाव भी दिखाएगी, चुंबकीय प्रभाव भी दिखाएगी। एक साथ दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? अब मान लो जब तापीय प्रभाव दिखाएगी तो क्या होता है? यह तार गर्म होगा और इससे उष्मा बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी। हीट जो बाहर निकल रही वो किसका रूप है? वह इलेक्ट्रिसिटी का ही तो रूप है, विद्युत का ही रूप है। यानी जितना तार गर्म होगा, अगर यहां से इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा क्या होती जाएगी? कम। और जब इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा कम हो जाएगी तो चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन हमें क्या करना है? हमें अगर चुंबकीय प्रभाव को बढ़ाना है तो हमें तापीय प्रभाव को क्या करना होगा? कम करना होगा। और तापीय प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इस पर इनेमल का लेप लगा देते हैं। इनेमल उष्मा को बाहर नहीं निकालता है, तापीय प्रभाव कम हो जाता है और चुंबकीय प्रभाव बढ़ जाता है। समझ में आ गया भाई लोग? कौन पूछा था? ठीक, सर प्रकाश और पृष्ठ तनाव समझ में नहीं आता। 9वीं के एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो एक ही दिन में समझ में आएगा। पानी की बूंदें को खींचती हैं, इसलिए पृष्ठ पर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। समझ गया ना? एक मिनट का है सब चीजें। ठीक, समझ गए? डोनाल्ड ट्रंप क्या लिख रहा है? अबे डोनाल्ड ट्रंप तेरा नाम कैसे है? अमित दीक्षित। हाँ भाई, पहले साइंस खत्म कर ले। देखो, साइंस और इकोलॉजी इन्वायरमेंट, एक बार मेरी बातें 2 मिनट से बच्चा लोग सुनो, सब लोग मेरे दोस्त हो, सुनो। ठीक,
नाग नागिन, नेवले, डोनाल्ड ट्रंप सब सुने। ठीक, इधर आ जा। देखो होता क्या है, जो जीएस होता है, समझना, ये जो जीएस होता है इसमें दो सेक्शन, साइंस प्लस इकोलॉजी इन्वायरमेंट। इससे ज्यादा सवाल आते हैं, सवाल ज्यादा आते हैं। और स्टेट पीसीएस की हालत यह है, यूपी की हालत यह है कि जिसका साइंस और इकोलॉजी इन्वायरमेंट ना आए वो पीसीएस पास ही नहीं कर सकता। 50 सवाल। अब मैं आपसे बताऊं, 2020 का यूपी पीसीएस का जो मेरिट गया था 150 सवाल में, जिसने 93 क्वेश्चन सही किए थे उसका प्री हो गया था। यानी 150 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही करना है? 93 क्वेश्चन। और सिर्फ साइंस और इकोलॉजी इन्वायरमेंट से सवाल आए थे 55। सही करना है 93, 55 यहीं से आ रहा है। समझ में आ गई बात ना? और अब इसमें पहली बात तो ये कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 6ठी से 12 तक की एनसीईआरटी ने क्या किया है कि सिर्फ साइंस ही नहीं लिखा है, उसने साइंस और इकोलॉजी इन्वायरमेंट को साथ लिखा है। जैसे कल का टॉपिक है जल, वनस्पति और जंतुओं का विवरण, ये क्या है? इकोलॉजी इन्वायरमेंट का टॉपिक है, करंट अपडेट के साथ का टॉपिक है। होता क्या है कि दो चीजें, एक तो जो जिनका साइंस बैकग्राउंड मान लो नहीं है, नो साइंस, उनको ये आता नहीं है, उनका ये गया। और जिनको लगता है कि मेरा बड़ा साइंस बैकग्राउंड है, मैं तो तोप हूं, एकदम आइंस्टीन का चाचा हूं मैं, वो क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी साइंस तो जानते हैं लेकिन छोटा छोटा साइंस नहीं जानते हैं कि विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर काम करती है, क्रेन किस सिद्धांत पर काम करते हैं, 10 बार पूछ चुका है। तो उनसे ये छोटा छोटा गलत हो जाता है। और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के मैक्सिमम सवाल एनसीईआरटी से पूछ देते हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट को उसने मिक्स कर दिया है। समझ में आ गई बात ना? तो मैं एक एक चैप्टर को आप लोग हल्के हल्के 7वीं के बच्चे की तरह क्यों पढ़ा रहा हूं कि छोटी, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, नो साइंस, उन्हें साइंस समझ में आ जाए, जो लोग समझ में आए, डरे मत, ये बच्चों का खेल है, ये एक ऐसा विषय है जिसे याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाता है। तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं वे अपने कमेंट बॉक्स में बताएं उन्हें साइंस कठिन लगती है, तो मैं उन्हें बच्चों की तरह पढ़ाता हूं कि उस समय नहीं पढ़े तो आज पढ़ लो भाई। समझ में आ गई बात? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैं बार बार फोकस करता हूं, ध्यान दें। और तीसरी बात यह है कि साइंस और इकोलॉजी इन्वायरमेंट जो हम चाहते हैं कंप्लीट कराएं, तो किसी भी एग्जाम का आजकल 50% क्वेश्चन साइंस इकोलॉजी इन्वायरमेंट होता है। ये एक बार बढ़िया से हो जाए, एक एक सेक्शन तैयार करते जाना है। स्टूडेंट का प्रीलिम्स क्यों रुकता है? वो कूदा कूदी करेंगे। थोड़ी देर 1 घंटा साइंस पढ़ लिए तो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अच्छा किसी सर की पॉलिटी क्लास चल रही है, चलो घुस के थोड़ा पॉलिटी पढ़ ले, थोड़ा किसी की हिस्ट्री क्लास चल रही है, थोड़ा किसी का ज्योग्राफी चल रहा है, इसमें वो कहीं के नहीं होती है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस दोनों सेक्शन को मुझे खत्म करने दो, फिर मैं ऐसे ही एक एक करके, बहुत वक्त है पढ़ाई के लिए। ठीक होता क्या अलग, जो बहुत जल्दी में रहते हैं उनका सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट होता है। आज भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 5 साल बाद भी देखोगे क्या कर रहे हो, तो तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं। 1 साल पढ़ना है, नौकरी पाके जाना है, शादी विवाह करना है, मौज मस्ती करो तुम लोग। समझ में आ गई बात? नहीं क्लियर हो गया? ठीक, समझ में आ गई बात? हाँ, बीपीएससी में 30 क्लियर हो गया? तो सब पढ़ाएंगे आप लोगों को, अब बहुत इत्मीनान से पढ़ाएंगे, भागने का कोई काम नहीं है। ठीक, तो साइंस के बाद पॉलिटी पढ़ाएंगे, सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक, हाँ हाँ, कुशवाहा जी ने लिखा है, तुम परसों कमेंट में लिखे थे कि जो एक कुशवाहा ने लिखा है कि परसों जो कमेंट में परसों मैं आपके घर जाके सब कमेंट पढ़ता हूं, जो आप लोग जो वीडियो क्लास भी देखते हो उसका कमेंट नीचे आप लोग जो करते हो, इसलिए जब भी आप लोग रिकॉर्डिंग क्लास देखें, लाइव ना आए, लाइव में तो सब पढ़ ही लेता हूं, तो वहां आपकी कोई डिमांड हो, जो लोग मुझे लाइव नहीं आ पाते हैं उनकी मैं कमेंट पढ़ता हूं। तो कुशवाहा जी आपका परसों का ही कमेंट में पढ़ लिया हूं, सैटरडे का, कि जो अपडेट करते हैं उसे पीडीएफ में दे। कल की क्लास अपडेट वाली क्लास है, जैसे चैप्टर है वाटर, देखना आपको सब कुछ पीडीएफ में ही मिलेगा। समझ आएगा भाई ना? ठीक,
डी के देवांगन लिख, सर बॉय गर्ल के प्रति क्यों अट्रैक्ट होता है? प्रकृति ऐसा बना के भेजी है कि तुम अट्रैक्ट होगे और घूमते रहोगे। अभी पढ़ाई लिखाई के प्रति अट्रैक्ट हो जाओ। ठीक, क्लियर हो गया? चल, हाँ अच्छा, ये बंगाल से है। चल भाई, तो आ जाओ आप लोग। क्लियर हो गया? तो लाइट, थोड़ी थोड़ी बातें, बस प्रकाश वो ही खत्म, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म। तो आप लोगों ने आज 2 चैप्टर कर लिया। तीसरा चैप्टर बहुत आसान है, लाइट और प्रतिबिंब। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और ये वो सारी वो बातें हैं जो छठी में बता चुका था, लेकिन बस एक्स्ट्रा एक लेंस आपको बताना है। ठीक, तो आ जाओ। तो वीर जवानों आगे आओ, बढ़ो। तो देखो, हमने क्या कहा था कि प्रकाश किसी भी तल से जो परावर्तिक सतह हो, लाइट डालो तो प्रकाश ये आ रही है, टकराती है और लौट जाती है। किसी भी तल से प्रकाश के लौट जाने को, टकराने को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के किसी सतह से टकरा करके लौट जाने को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। यह किरण आ रही है, यह किरण जा रही है, इसे कहते हैं आपतित किरण, और इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक, इंसिडेंस रेज और रिफ्लेक्टेड रेज। यहां पर अगर हम एक्सिस डाल दें कैलकुलेशन करने के लिए, तो देखते हैं यह एंगल और यह एंगल बराबर होता है। इसे आई कहते हैं, इसे आर कहते हैं। सब मैं पढ़ा चुका हूं, मैं दोहरा रहा हूं यहां का। यानी आई बराबर क्या? आर। तो अपवर्तन के 2-3 नियम होते हैं। नियम नंबर 1 कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और एक्सिस तीनों एक ही तल पर होते हैं। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, जिधर से आता है टकरा के उधर ही लौट जाता है। और नियम नंबर 3, यह जो एंगल होता है आई और आर हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? और समतल दर्पण का जो परावर्तन और बिंब का बनना जो हमने समझाया था, इसी में कई बातें हैं कि सब पढ़ा लिए थे कैसे कैसे क्या होता है। अब एक सवाल आता है इमेज पर, प्रतिबिंब पर। तो प्रकाश के परावर्तन के आधार पर ही प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन समझ गए, प्रकाश के परावर्तन के ही आधार पर क्या बनते हैं? प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, कोई भी प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु उससे टकरा करके हमारे आंख पर पड़ती है। कोई भी प्रतिबिंब कभी बनेगा, किसी भी वस्तु को देख रहे हैं हम, यानी प्रकाश उससे टकरा करके हमारी आंख पर पड़ रहा है। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आंख पर पड़ना किस नियम के आधार पर हो रहा है? परावर्तन के नियम पर आधार हो रहा है। तो परावर्तन के नियम के आधार पर ही प्रतिबिंब बनते हैं। तो जो समतल दर्पण से, सिंपल मिरर से, हमने आपको छठी में याद है, आपको मैं यहां नहीं बताऊंगा, मिरर बताया था कि कोई भी चिकनी सतह मिरर हो सकती है, रिफ्लेक्शन सही हो जाए। पुराने जमाने में तांबे को घिस घिस करके मिरर बना दिया जाता था। ठीक, आज के जमाने में ग्लास से बनाया जाता है। पानी भी मिरर का काम करती है। ठीक, पानी स्थिर हो, आप देखते हैं तो उसमें आपका प्रतिबिंब दिखता है। समझ में आ गई बात नहीं? तो हमने बताया था आज के जमाने में क्या किया जाता है, तो ग्लास, जो सिंपल ग्लास लेते हैं और उसके पिछले किनारे पर या तो चांदी या पारा का क्या कर देते हैं? लेप लगा देते हैं। चांदी या पारा का क्या लगा देते हैं? लेप लगा देते हैं। तो यह बन जाता है क्या? मिरर बन जाता है, दर्पण बन जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब यह जो मिरर होता है, यह दर्पण होता है। तो यह दर्पण बन गया। अब मान लो ये कोई वस्तु है, या एक मोमबत्ती रख दिए, यहां से लाइट टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा। यहां आप खड़े हो, ऐसे ऐसे आप खड़े हो, आपकी आंखों को यह मोमबत्ती का चित्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्योंकि मोमबत्ती से टकरा करके वापस आ रही है, चित्र दिख रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात ना? क्लियर हो गया? चित्र दिख रहा है।
तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनसे कुछ सवाल बनते हैं। जैसे सीधे सवाल पर आते हैं, एग्जाम में सवाल बनते हैं कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं। ठीक, तो सीधा होता है, वस्तु के आकार का बनता है। मतलब समतल दर्पण के सामने हम खड़े हैं तो हम पांव के बल खड़े हैं, सर ऊपर है, तो प्रतिबिंब भी जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रतिबिंब में भी पैर नीचे है सर ऊपर है, ऐसा नहीं हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी वस्तु सीधा बनता है। ठीक, हमें लगता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना वह आगे है। जितना हम दर्पण के आगे समतल दर्पण के आगे खड़े हैं, हमें यह महसूस होता है कि उतने ही पीछे प्रतिबिंब बना है। एक बात बड़ी बढ़िया होता है कि हम प्रतिबिंब में, हम दर्पण के सामने खड़ा होना, तुम उठाना राइट हैंड, तुम्हें दिखेगा तुम्हारा लेफ्ट हैंड दिख रहा है। जैसे मान लो मैं कैमरे में राइट हैंड उठाया हूं, लेफ्ट दिख रहा है। ठीक, कभी भी दर्पण के सामने जो आपका दाहिना, जो आपका एक्चुअल में दाहिना है, वो दर्पण में बाएं साइड दिखता है। जो दर्पण में क्या है, दाहिना है। ठीक, वह जो आपका एक्चुअल में दाहिना, आप उठाओगे ऐसे हाथ तो दर्पण में दिखेगा कि आप बायां हाथ उठाओगे। आप उठाओगे दर्पण के सामने से, घर में जाकर देखना बायां हाथ, तो आपके फोटो में दिखेगा कि आपने दाहिना हाथ उठाया है। समझ में आ गई बात? यानी वस्तु का राइट इमेज का लेफ्ट होता है। या बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इसीलिए आप देखते होगे, कभी गौर किए हो, सड़कों पर जो एम्बुलेंस चलती है, आपने कभी एम्बुलेंस पर गौर किया है? ठीक, सड़कों पर जो एम्बुलेंस चलती है, ठीक, वह उसमें जो एम्बुलेंस लिखा होता है वह उल्टा लिखा होता है। कभी आपने गौर किया कि जो सड़कों पर एम्बुलेंस दौड़ रही है, उसमें जो एम्बुलेंस शब्द लिखा होता है वह एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिख दिया जाता है। क्यों उल्टा लिख दिया जाता है? मान लो पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, समझ में आ गई बात? पीछे से क्या है, एम्बुलेंस आ रही है। आगे आप गाड़ी चलाते जा रहे हो तो एम्बुलेंस हार मार रही है, आप रास्ता नहीं देख रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है एम्बुलेंस है। लेकिन जब ड्राइवर के बगल में जो मिरर लगा हुआ है, अगर एम्बुलेंस में सीधा लिखा होगा तो उसके मिरर में एम्बुलेंस उल्टा आ जाएगा, तो वह एम्बुलेंस पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए गौर करना आप लोग, एम्बुलेंस पर जब भी एम्बुलेंस लिखा होता है वह उल्टा लिखा होता है। उल्टा इसलिए लिखा होता है, किसमें उल्टा रहेगा, तो हमारे आगे जो गाड़ी चल रही है वह अपने बगल वाले मिरर में जब देखेगी तो उसका एम्बुलेंस सीधा दिखेगा। समझ में आ गई बात? यह 7वीं का 2 एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह तीनों एग्जाम्पल कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है जितना आगे है। वस्तु का राइट प्रतिबिंब का लेफ्ट होता है और एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। यह इसलिए बार बार पूछा जाता है कि एनसीईआरटी ने इसका जिक्र किया है। समझ में आ गई बात? तो यह रहा कुछ समतल बनने से बनने वाले प्रतिबिंब का नियम। अब जो हम आगे 2 टर्म आएगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो 2 टर्म आपको बहुत परेशान करेगा। अगली क्लास में जब मैं लाइट पढ़ाऊंगा तो एक चीज आएगी रियल इमेज, दूसरा आएगा वर्चुअल इमेज। कि रियल इमेज किसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज क्या कहते हैं। देखो, जब कोई प्रतिबिंब पर्दे पर बने, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, पर्दे पर बने, तो पर्दे पर बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, रियल इमेज होगा। लेकिन जब कोई प्रतिबिंब पर्दे पर न बने, दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप समतल दर्पण के पीछे खड़े हो, ऐसे खड़े हो जाओ, बाल ठीक करो, थोड़ा सजे संवरो, तो आपको लगता है कि दर्पण के पीछे मैं वैसे चल रहा हूं। तो आपका जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है वो कौन सा प्रतिबिंब है, वह आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है। एक्चुअल में कुछ बन नहीं रहा है, साइंस की क्रियाओं के कारण आपको आभास हो रहा है। एक्चुअल में प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, आपको आभास हो रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया। लेकिन जब हम पर्दे पर सिनेमा देखते हैं तो प्रतिबिंब क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त करते हैं। वह बनता है, सिर्फ हमें दिखता ही नहीं, बनता है, इसलिए दिखता है। इसलिए पर्दे पर प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब हमेशा रियल इमेज कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। कभी भूलना मत, हमेशा याद रखना कि वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनता है रियल इमेज होता है, वह प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है वह क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। क्लियर हो गया? अब थोड़ी कहानी लेंस की, थोड़ी कहानी लेंस की। कौन गुस्सा हो गया? ठीक,
चलो, हाँ इशारा मानो क्या कर रही उसका कहना मानो तक। समझ गए भाई लोग। अब कहानी देखो, मैंने छठी की क्लास में दर्पण भी बताया था, और जो लोग छठी की क्लास में ना हो परेशान ना हो, ये सब बातें अभी आगे आएंगी। अब थोड़ी कहानी मैं बताऊंगा लेंस की। देखो, ग्लास से ही लेंस बनता है, लेकिन सवाल है हर ग्लास लेंस तो होता नहीं है। लेंस किससे बनता है? शीशे से नहीं बनता है। चश्मा देखते हो आप लोग ना, चश्मा लगाए हुआ कोई व्यक्ति है तो है तो शीशा ही, लेकिन उसे क्या कहते हैं? कौन लेंस का चश्मा है, कितना क्षमता है इसका, आगे मैं बताऊंगा डायोप्टर क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। ठीक, समझ में आ गया। और सारे लोग एक सूचना नोट कर लें, कल की क्लास में एनसीईआरटी का मैं 4 से 5 चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल मैं सती एनसीईआरटी खत्म करूंगा। और कल जो एनसीईआरटी के टॉपिक हैं वो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के टॉपिक हैं, तो सारे लोग क्लास में रहना, ये नहीं कि बाद में देखने लगा, ताकि जो छोटी छोटी चीजें हो वो आप लोग मुझसे सवाल कर सको। समझ में आ गया। और जो नहीं आया उसको मैं नागिन से बोलूंगा, नागिन डसेगी उसे। तो नागिन कल जहर इकट्ठा करके तैयार रहना, ठीक ना? समझ में आ गई बात। अरण्या पंडित करें सर, आपने अब तक जो भी पढ़ा दिया है वो निर्माण आईएएस के प्लेलिस्ट में जाओ, मिल जाएगी सारी क्लासेज। इकोनॉमी में पढ़ा चुका हूं, साइंस पढ़ा चुका हूं, सबकी मिल जाएगी। ठीक, अच्छा अभिलाषा भी आ रही है, गुड आफ्टरनून। समझ में आ गई बात ना? हाँ, तो कल 7वीं एनसीईआरटी में खत्म कर दूंगा। कल मैं 4 चैप्टर पढ़ाऊंगा और एक ही घंटे में खत्म करूंगा, और सब कुछ को करंट अपडेट के साथ खत्म करूंगा। और मुझे सब आप लोग पहचानता हूं, जो मुझे यहां क्लास में नहीं दिखा, नागिन डसेगी कल उसको, जार इकट्ठा कर नागिन। ठीक, अच्छा स्टॉलर हिमाचल से, ठीक है। चलो भाई लोग, ये कौन मर्दानी है रे बाबा, चल आ जाओ। तो लेंस, तो हम करते क्या है, लेंस की विशेषता क्या होती है कि पहला तो पारदर्शी होगा। मान लो यह लेंस है, इसे रंग दो तो यह क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। तो लेंस की पहली विशेषता क्या होती है कि यह पारदर्शी होता है। ठीक, और दूसरी चीज, लेंस जो शीशे ग्लास से बनाया जाता है उसमें क्या किया जाता है, बीच में या तो मोटा कर दिया जाता है या तो पतला कर दिया जाता है। या बीच में मोटा कर दिया गया है तो यह क्या हो गया? उत्तल लेंस। या पतला कर दिया गया है तो क्या हो गया? अवतल लेंस। समझ में आ गई बात? यानी ग्लास को मोटा और पतला करके, सिंपल सी बात होती है क्या, लेंस बनाए जाते हैं। यानी ग्लास सिंपल ग्लास है तो ग्लास है, थोड़ा सा बीच के तल को उभार दो तो भी लेंस हो गया। बीच के किनारे वैसे रहे, बीच को चिपटा कर दो तो भी लेंस हो गया। यहां उभर गया है तो लेंस है, या चिपटा है तो लेंस है। समझ में आ गई बात? अब जो उभर गया है वह उत्तल लेंस है, जो चिपट गया है वह अवतल लेंस है। तो लेंस की विशेषता हो गई कि यह पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। चश्मों में, दूरबीन में, टेलीस्कोप में लगा करके देखते हो ना, चश्मा में लगाते हो तो किसका उपयोग करते हो? लेंस का। टेलीस्कोप से देखते हो तो किसका उपयोग करते हो? लेंस का। साथ साथ सूक्ष्मदर्शी अपने स्कूल में प्रैक्टिकल करते होगे तो माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हो तो क्या होता है? लेंस का। क्यों? क्योंकि अलग अलग लेंस का अलग अलग कैरेक्टर है। कोई लेंस बहुत दूर की वस्तु को तस्वीर बना देगा बहुत छोटा। तो टेलीस्कोप से क्या देखोगे आप लोग? चंद्रमा को देख रहे हो तो पूरा चंद्रमा आपको दिख रहा है, यानी क्या इतना ही बड़ा तस्वीर बनेगा तभी देखेगा। अब मान लो कोई लेंस हो जो चंद्रमा को चंद्रमा से भी बड़ा तस्वीर बना, दिखेगा? नहीं दिखेगा। समझ में? तो कई लेंस की विशेषताएं है कि अनंत पर वस्तु स्थित है तो उसकी बहुत छोटी तस्वीर बनाता है। जैसे उत्तल लेंस, अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसकी तस्वीर बनाएगा, छोटा बनाया जाएगा। तो जब भी टेलीस्कोप से हम चांद तारा देखेंगे तो इसका उपयोग करेंगे। इस बेचारे जिसका पेट फूला हुआ है, पेट फूला हुआ लेंस है, बहुत खा पी लिया है, पेट बढ़ा दिया है, पेट फूला है ना। उत्तल लेंस मतलब पेट फूला हुआ लेंस है, बहुत खा पी लिया है, तो हम दूरबीन में किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। अब मान लो यह बेचारा ये चिपका हुआ है, गरीब सा है, खाना पीना नहीं मिल रहा है, ठीक, सिर्फ पॉपकॉर्न खा रहा है, चाउमीन बर्गर खा रहा है, रोटी दाल नहीं खा रहा है, पिचका हुआ पेट है। यह क्या करता है? यह छोटी छोटी वस्तु को बड़ा दिखा देता है। तो बैक्टीरिया का चित्र क्या करना होगा? हमें बड़ा दिखाना, हम माइक्रोस्कोप में उपयोग करेंगे। यानी वह कोई भी वस्तु जो पारदर्शी है,
वह लेंस नहीं हो सकती। हां, पारदर्शी होना लेंस की शर्त है। पारदर्शी होने के बाद जब उसके तल का आकार बदलता है, तो इसीलिए जो पानी का बुलबुला है, पानी में ऐसे पानी है, बुलबुला उठ गया, मान लो ये पानी है, बुलबुला उठ गया, तो बुलबुले का ये हिस्सा, इसका पेट क्या हो गया, बाहर निकल गया, उभर गया, तो टबडे लेंस की तरह व्यवहार कर लेगा। साबुन का झाग है, लेंस की तरह व्यवहार कर लेता है। वातावरण में वर्षा की बूंदें, हम आगे पढ़ाएंगे इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, सप्तरंगी इंद्रधनुष पढ़ाएंगे 9वीं के एनसीईआरटी में, कि जिधर से सूरज उगता है उसके बैक में ही क्यों बनते हैं। इंद्रधनुष कहा जाता है ना, बैक में बनते हैं। तो सुबह के टाइम यूपीएससी सवाल पूछा था कि इंद्रधनुष कहां बनेगा। इंद्रधनुष हमेशा सूरज के बैक में बनता है। तो सुबह को अगर सूरज पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा, तो शाम को कहां बनेगा, डूबता है पश्चिम में तो इंद्रधनुष पूरब बनेगा। समझ में आ गई बात। तो अर्थात इसका जो तल ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है तो वो लेंस बन जाता है। तो दो प्रकार के हमारे पास लेंस होते हैं, एक जिसका पेट फूला हुआ है वह क्या है, उत्तल लेंस है, एक पिचका हुआ पेट है, क्या है, अवतल लेंस है। बस परिचय जानना है, बाद वाली चीज अभी परिचय पढ़ाए रहेंगे तो आगे आसानी समझ में आएगा ना। अगली बात क्या है, उत्तल लेंस का उपयोग। तो पहला फूला पेट वाला मिला, ये वाला मिला, इसका उपयोग क्या है, हाइपरमेट्रोपिया एक रोग होता है आंख में, दूर दृष्टि दोष। 9वीं में पढ़ाएंगे, आगे के एनसीईआरटी में आएगा, आंख पढ़ाएंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो जब किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी होती है, अच्छा देखो लिखा होता है उल्टा, अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो इसका मतलब नहीं कि दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, इसका मतलब उसे नजदीक की वस्तु नहीं दिख रही है। तो मान लो डॉक्टर के पास जाएगा, कहेगा कि नजदीक का लिखा पढ़ा हम नहीं देख पाते हैं, दूर से कोई आ रहा है तो हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर क्या कहेगा कि तुम्हें क्या है, दूर दृष्टि दोष है, यानी समस्या कहां है, नजदीक में। तो जब नजदीक वाला नहीं दिखता है तो उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो डॉक्टर कहेगा अच्छा ठीक, दूर वाला खूब दिख रहा है तुमको बेटा, पढ़ाई लिखाई नहीं दिख रहा है, तो तुम आओ, हाइपरमेट्रोपिया वाला रोग हो गया और तुमको हम चश्मा दे रहे हैं उत्तल लेंस का। तो जब दूर दृष्टि दोष होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस की। इसकी एक विशेषता है, सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। ऐसा हैंड लेंस लो, कागज जलाए हो, बचपन के खेल खेल में कागज जलाते थे हम लोग, याद है ना, ऐसा ले लेते थे, ठीक, और यहां कागज रख लेते थे और ऐसे रख देते थे, यहां से लाइट गुजरती थी, सारी लाइट एक बिंदु पर इकट्ठा होती थी और थोड़ी देर में एक कागज जल जाता था। बचपन का सबसे बड़ा जादू हुआ करता था, हैंडलेस यूज करते थे, ठीक। आजकल, ठीक, अच्छा इसको बता चुके हैं प्रकीर्णन वाला। ये जो पूछ रहा है शुभम कुमार सर, आसमान का रंग धरती से नीला दिखाई देता है लेकिन आसमान से काला क्यों। उस दिन हम बैठाए थे भी, किसी को स्पेस में भी बिठाए थे। ये 6ठी की एनसीईआरटी में जो लाइट का चैप्टर हमारा, वो वीडियो देख लीजिए, और जो लोग नहीं देख पाए 9वीं में फिर बता देंगे, फिर लाइट आएगा तो आएंगे, ठीक। क्योंकि सुन लो, कोई भी वस्तु दिखती है उसके लिए वातावरण में तभी दिखती है जब प्रकाश का प्रकीर्णन हो, और प्रकाश का प्रकीर्णन तब होता है जब धूल कण होते हैं। मान लो इस धरती से धूल कण हटा दो, डस्ट पार्टिकल हटा दो, आपको चारों तरफ ब्लैक दिखेगा। यह चित्र बना के मैंने समझाया था। यानी वायुमंडल में प्रकीर्णन होता है, किरणें बार बार टकरा टकरा करके आंख पर पड़ती है तो दिख जाता है। लेकिन जब हम स्पेस जो होता है, अंतरिक्ष जो होता है, वह वायुमंडल के ऊपर होता है, वहां डस्ट पार्टिकल नहीं है। अब जब डस्ट पार्टिकल नहीं है तो किरणें, प्रकाश की किरणें वहीं से होकर के आती हैं लेकिन सीधे निकल जाती हैं। तो अंतरिक्ष यात्री जब वहां दिखता है तो क्या होता है, वहां खड़ा है स्पेस में। समझ में आ गई बात, अंतरिक्ष यात्री वहां खड़ा है, लेकिन वायुमंडल नहीं है, प्रकीर्णन ना हो तो चारों तरफ प्रकाश के होते हुए भी उसे काला दिखता है। एक लाइन में स्पेस से ब्लैक धरती इसलिए दिखती है कि वहां डस्ट पार्टिकल नहीं है, तो प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, ठीक, और चारों तरफ फैल नहीं पाती हैं, इसलिए धरती हमें काली दिखती है। अब रही बात धरती नीली क्यों दिखती है, तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, हमारे वायुमंडल में जो मैक्सिमम धूलकण हैं, वो मैक्सिमम धूलकण का जो साइज है वो 0.05 माइक्रोन है। और इस 0.05 माइक्रोन से जब ये धूलकण टकराते हैं, मान लो यह धूलकण है 0.05, इससे जब लाइट टकराती है तो लाइट अपने 7 रंगों में बिखर जाती है। इस धूलकण के आकार के कारण जो लाइट सबसे ज्यादा बिखरती है वह होती है ब्लू कलर की लाइट, नीले रंग की लाइट,
किस रंग की? नीले रंग की। चूंकि चारों तरफ वायुमंडल में ज्यादा कौन बिखरा है? नीला प्रकाश। तो ऊपर से जब धरती को वायुमंडल से ही देखेंगे, धरती कैसी दिखेगी? नीली दिखेगी। समझ में आ गई बात? सवाल किसका था? तो शुभम कुमार समझ गए? ठीक ठीक, क्लियर हो गया? ठीक। सर जी गुरु दक्षिणा कैसे दिया जाता है? सनी ओझा पूछ रही है, सर जी गुरु दक्षिणा कैसे दिया जाता है? तो सनी खूब मेहनत से पढ़ो, कलेक्टर बन जाओ, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। समझ में आ गई बात? डेली क्लास में जब भी मैं क्लास लूँ, रेगुलर आओ, मेहनत से पढ़ो, कलेक्टर बन जाओ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, यही गुरु दक्षिणा है। ठीक, चलो ठीक, क्लियर हो गया ना? शुभम क्लियर हो गया? हाँ, सनी बार बार पूछे गुरु दक्षिणा कैसे दिया जाता है, तो तुम लोग पढ़ो, तुम लोगों के लिए ही तो मैं हूं। तो सारे विद्यार्थी जो मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, खूब मेहनत से पढ़िए, कलेक्टर बन जाइए, मेरी गुरु दक्षिणा हो गई। ठीक, अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने दोस्त ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर है ना? चल सर विचलन के ही बारे में बता दे। अरे पूजा बताऊंगा, उस चैप्टर को तो आने दो। तो आ जाओ उत्तल लेंस। क्लियर हो गया? तो दूरदृष्टि क्या होता है? अब आंख भी पढ़ाऊंगा, पूरा एक बार फिर आएगा। क्या हो जाता है लेंसों में कमी, जितनी बात है उतना पढ़ो। तो दूरदृष्टि में किसका इस्तेमाल कर दिए? हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का इस्तेमाल कर दिए। सूर्य की किरणों के एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। आजकल इसका इस्तेमाल किया जाता है सौर भट्ठी में, सोलर फर्नेसेज। कहोगे सौर भट्ठी क्या होती है? बड़ी मजेदार चीज होती है। आजकल हम क्या करते हैं, बिजली बनाने के लिए क्या करते हैं? टैंक में पानी रखते हैं, कोयले से उबालते हैं, भाप बनता है, उससे टरबाइन चलाते हैं, बिजली बनाते हैं। लेकिन अगर हम मान लो ऐसा कोई चेंबर बना दें, समझ में आ गई बात? इसमें हम पानी भर दें, इसमें हम क्या कर दें? पानी भर दें, और ऐसे धातु से इस चेंबर को बनाएं जो तेजी से क्या होता हो? गर्म होता हो। तो पानी भी क्या होगा? तेजी से गर्म होगा। अब यहां कोयला जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, तो नो कोयला जलाएंगे तो करेंगे क्या? तो हम लोग करेंगे भाई लोग, इसलिए यहीं पर क्या लगा देंगे? फोटो सेल लगा देते हैं। फोटो सेल इस पर लगा देते हैं, फोटो सेल। फोटो सेल की विशेषता होती है कि यह जितनी लाइट पाएगा, यह जितनी भी लाइट पाएगा, उस लाइट को हीट में तब्दील कर देगा। यानी 100% लाइट पाएगा तो 100% हीट में तब्दील कर देगा। और यही लगा देते हैं उत्तल लेंस। यहां लगा दिए उत्तल लेंस, यहां लगा दिए उत्तल लेंस, यहां ऐसे लगा दिए। अब मान लो उत्तल लेंस लगाने से फायदा यह हुआ कि यहां से ढेर सारी लाइट आ रही है, और जब ढेर सारी लाइट आ रही है तो क्या कर रहा है? एक जगह इकट्ठा कर दे रहा है। यानी इतने एरिया की लाइट एक जगह मिल गई तो ज्यादा प्रकाश मिल गई, और इस फोटो सेल ने सबको हीट में तब्दील कर दिया। हीट ज्यादा मिल गई, या पूरा का पूरा प्रक्रिया चलेगी। यह चैम्बर क्या हो जाएगा? यह पानी गर्म होकर के खोलने लगेगा, और जब यह पानी गर्म होकर के खोलने लगेगा तो हम करते क्या है? यहां से जब ये पानी गर्म होकर के खोलने लगता है तो यहीं से एक पाइप निकाले होते हैं। इस पाइप से तेजी से क्या निकलती है? भाप निकलती है। इस पाइप से तेजी से स्टीम निकलती है, और यह स्टीम से भाप तेजी से आता है, और जब भाप तेजी से आता है तो यहीं टरबाइन लगा देते हैं, और इस भाप से इस टरबाइन मशीन की पत्तियां क्या हो जाएंगी? चलने लगती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। इसी को कहते हैं सौर भट्ठी। तो कहीं कहीं इसी सौर भट्ठी से, ठीक समझ में आ गई बात? हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं छोटी छोटी मात्रा में। तो ये रही कहानी उत्तल लेंस के उपयोग की। ये कहानी रही उत्तल, बस एक सेकेंड और बताते हैं। ये कहानी रही उत्तल लेंस के उपयोग की। और जो ये कहानी रही उत्तल लेंस के उपयोग की, अगली बात अवतल लेंस। तो प्रतिबिंब सीधा बनाता है, छोटा बनाता है, और निकट दृष्टि दोष मेट्रोपिया में इसका इस्तेमाल होता है। मेट्रोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक वाली नहीं दिख रही है, दूर वाली दिख रही है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, यही वाला चैप्टर है, आगे के एनसीईआरटी में आएगा तो बताएंगे। तो दोस्तों आज 7वीं के एनसीईआरटी के 3 चैप्टर को हमने पढ़ लिया। अब 3-4 चैप्टर बन रहे हैं, बचे हैं, जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के चैप्टर हैं। मैं सबको कल ही खत्म करूंगा करंट अपडेट के साथ। कल पहला चैप्टर है वाटर, दूसरा चैप्टर है वेस्ट मैनेजमेंट,
तीसरा चैप्टर है जंतु प्राणी जाति का विवरण, कौन कैसा किसा जंतु रहता है, बानर कहाँ रहता है, लंगूर कहाँ रहता है। ऐसे ऐसे 5 चैप्टर हैं और बहुत लंबा नहीं पढ़ाऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा, उतने ही देर में पूरा का पूरा खत्म करूंगा। तो कल 7वीं एनसीईआरटी खत्म होगी साइंस की और परसों से 8वीं शुरू करूंगा, वो भी जल्दी खत्म करूंगा। तो कल हम 3-4 चैप्टर पढ़ेंगे, लंबा नहीं पढ़ेंगे, इतनी ही देर में सब कुछ पढ़ लेंगे। 1.5 घंटे से ज्यादा मैं कभी लंबा नहीं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, 1-1.5 घंटे से, समझ गए। तो कल मिलते हैं, सबको धन्यवाद। ठीक, तो चलो इतना देर पढ़े, धन्यवाद। कल फिर आओ, पढ़ो, खेलो, मिलते हैं कल 12:30 पर।